Dear students, today once again I would like to discuss identify the word which are used in the sentence, but they have different role in the sentence. The same word is used in different parts of speech. So let us see how to use properly in the sentence. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटर का प्रयोग हम लोग देखते हैं कि बेटर के प्रयोग में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द वही बेटर। मूलतः बेटर आप जानते हैं कि गुड जो एडजेक्टिव है उसका कंपैरेटिव फॉर्म है, कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेशन बेटर होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच पे प्रयोग होगा, इसको नोट कर लें। और जैसे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बेटर की, तो इस सेंटेंस में लेट अस सी द फर्स्ट सेंटेंस, वी आर होपिंग फॉर बेटर फैसिलिटीज हियर। हम यहाँ पर कुछ अधिक बेहतर यानी और अच्छी सुविधाओं की आशा करते हैं। वी आर होपिंग फॉर बेटर फैसिलिटीज हियर, यानी इस जगह पर हम और बेहतर सुविधाओं की आशा कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, आकांक्षा कर रहे हैं। भाव ये हुआ कि ये बेटर शब्द तुलना में नहीं आया, फिर भी सिंपल सेंटेंस में आया। सामान्यता आप लोग पढ़ चुके हैं कि बेटर जब दो वस्तुओं में तुलना की जाए, दो व्यक्तियों में, दो जगहों में, तो वहां पर कंपैरिजन में लगाते हैं कि राम इज बेटर देन श्याम। लेकिन यहां पर जो बात कही जा रही वो ये कही जा रही कि जो सुविधाएं ऑलरेडी है उससे भी बेहतर। तो जाहिर सी बात है कि सीधे नहीं तुलना की गई दो वस्तुओं में, केवल एक जिसको कहते हैं कि जो भाव है उसका इस वाक्य का वो आया कि जो सुविधाएं ऑलरेडी थी उनसे भी अच्छी सुविधाएं। तो ये क्या करना है, बोलो कितनी अच्छी कैसी सुविधाएं। तो हिंदी में अगर हम बात करें तो हाउ मच का प्रयोग करके, यानी कि कितना ज्यादा, ऐसा भाव ला करके प्रयोग करके आप एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ बेटर और बेहतर सुविधाओं के अर्थ में यहाँ पर क्या हो गया, ये एडजेक्टिव के रूप में आया है। अब इसके बाद आई एम श्योर यू नो बेटर। In the second sentence we find कि नो बेटर, नो के बाद बेटर आया, यानी मैं निश्चित हूं तुम अधिक जानते हो, और अधिक जानते हो, यानी जानने क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। किसी बात के ज्ञान को कह रहा कि तुम हमसे ज्यादा जानते हो, ये मैं बिल्कुल पक्का हूं, निश्चित हूं। तो ये एडवर्ब की भूमिका में आ रहा। किस भूमिका में आ रहा, एडवर्ब क्यों, जानने की क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है आपको, ये जानने की क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। अगला देखिए, द सूनर द बेटर। अब इस वाक्य में द सूनर द बेटर मतलब ये हुआ कि शीघ्र करेंगे उतने अच्छा होगा, जितने जल्दी उतने बेहतर। अब इस वाक्य में देखिए कि कहीं भी ये पकड़ में नहीं आ रहा इसको आप समझने में, क्योंकि इधर डिग्री कंपैरेटिव, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन आइडेंटिफाई करने में देखिए जितनी जल्दी करेंगे उतने बेहतर। अब बेहतर क्या, आप लोग बताइए। द सूनर द बेटर आधा स्पष्ट नहीं कहा गया, तो भाव क्या होगा, जो कार्य शीघ्र किया गया, शीघ्रम शुभम, वो उतना अच्छा होगा, यानी देर काम में देरी नहीं। तो यहां पर हिडन है कार्य, विषय, वो विषय हिडन है, इसलिए यहां बेटर किस भूमिका में आ गया, नाउन। अब अपेक्षा है यहां कि कोई न कोई ऑब्जेक्ट यानी व्हाट लगा के, क्या क्या बेटर, तो कोई काम। तो इसलिए यहां बेटर सीधे सीधे नाउन की भूमिका में उतर जाता है।
क्यों? द सूनर द बेटर, जितने शीघ्र उतने बेहतर। तो बेहतर क्या? कोई कार्य होगा बेहतर। अब let us see the fourth example. Your account can be hardly bettered. अब इस वाक्य में देखिए, आपका अकाउंट बड़ी मुश्किल से और बेहतर किया जा सकता है, यानी कठिनाई से उसको करना कठिन है। तो भाव यह आया कि आपका खाता और बेहतर किया जा सकता है, बड़ी कठिनाई से, मुश्किल से उसको अच्छा किया जा सकता, और अच्छा किया जा सकता है, और बेटर किया। तो एक्शन का मोड आया, और एक्शन के मोड में क्या होता है? वर्ब। अब द सेम वर्ड हैज बीन यूज्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने देखा, जब सीधे सीधे भले तुलना नहीं हुई, लेकिन ये बात कही कि और अच्छी सुविधा को क्वालिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब हो गया। और यहाँ कोई बात को कह रहा है, स्थिति को सुधारने की, जो हिडन है, जो नहीं है, तो नाउन हो गया। और यहाँ एक्शन मोड है, इसलिए वर्ब हो गया। अब दूसरा शब्द हम लोग डाउन का देखते हैं। जो डाउन का प्रयोग है इसके बारे में, तो लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल, सिट डाउन एंड स्टॉप शाउटिंग। अब इसमें देखिए, सिट डाउन, यहां पर किसको मॉडिफाई किया? आप लोगों ने नोट कर लिया। सबसे पहले ये इसको देखिए, इंपरेटिव, ये इंपरेटिव मोड में है, और आप देख रहे हैं कि जो इंपरेटिव मोड में होता है उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये स्पष्ट हो रहा है कि यहां वर्ब है और उसके बाद आया, तो यहां वर्ब को मॉडिफाई किया, इसलिए क्या हो गया? एडवर्ब। इसलिए एडवर्ब हो गया। इसके बाद let us see the second sentence, the drawer came crashing down the stairs. बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लें। यहां पर आप देखें, जो ड्रार है वो केम क्रैशिंग डाउन द स्टेयर्स। ड्रार ने क्रैशिंग डाउन द स्टेयर्स कर दिया, सीढ़ियों को उसको क्षति पहुंचा दी, उसको रगड़ दिया, उसको क्षति पहुंचा दी। तो यहां पर जो क्रैशिंग शब्द है उसके बाद डाउन आया है, तो यहां क्रैशिंग वर्ब है। और ध्यान दीजिए, वर्ब के बाद, जैसे फ्रेजल वर्ब आप लोगों को पढ़ाया था कि उसमें प्रीपोजिशन वर्ब के बाद आता जाता है और अलग अलग अर्थ व्यक्त करता है, सेम प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब के चैप्टर में। अब यहां पर क्या है कि उसी को कीप इन योर माइंड, आप समझ गए कि वर्ब है और उसके बाद ये डाउन आया। तो यहां पर स्टेयर्स से इसका संबंध भी है, क्योंकि प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से संबंध बतलाता है। उस नजरिए से स्टेयर से पहले आया और वर्ब से बाद में आया, अतः यहां पर ये प्रेप की भूमिका में है। किस भूमिका में है? प्रीपोजिशन की भूमिका में। क्या लिखोगे? प्रेप। यहां पर ये डाउन प्रेप की भूमिका में आया। अब आप देखिए कि हम लोग सेकंड एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे आप देखें, अगला एग्जाम्पल है, द आई हैव टू कैच द डाउन ट्रेन इन 20 मिनट्स। अब यहां भी आई हैव टू कैच, मुझे ट्रेन को पकड़ना, कैच द डाउन ट्रेन इन 20 मिनट में ट्रेन को हमें कैच द डाउन करना। अब आप इस वाक्य में भी देख रहे होंगे, तो ये कैच द डाउन ट्रेन, कैसी ट्रेन के अर्थ में डाउन आया, यानी इसको क्वालिफाई कर रहा है। अब ट्रेन, डाउन ट्रेन, आना जाना, आवागमन। तो डाउन का मतलब अप माने आने वाली, डाउन माने जाने वाली। यहां क्या हो गया? जाने वाली ट्रेन को 20 मिनट में पकड़ना है। तो
तो ये एडजेक्टिव की भूमिका, कैसी ट्रेन, जाने वाली। फिर कहता है डाउन विद द इनजस्टिस। इन फोर्थ एग्जाम्पल लेट अस सी, यहां पर इंपरेटिव मोड में शुरू में आ गया, इसका मतलब ये वर्ब की भूमिका में है। अर्थ क्या हुआ, डाउन विद द इनजस्टिस, यानी अन्याय से इसको नीचे कर दिया, निम्न कर दिया, अनीति से इसको नीचा कर दिया, इसको निम्न कर दिया। ये वर्ब की भूमिका में है। किस भूमिका में है वर्ब, नाउन वर्ब की भूमिका। और शुरू में है तो फर्स्ट फॉर्म इसको आपने स्वीकार कर लिया, डाउन विद द इनजस्टिस, यानी अनीति और अन्याय से उसको निम्न बना दिया। और इन द लास्ट सेंटेंस लेट अस सी, दे हैव हैड मैनी अप्स एंड डाउन्स। और उसने अनेक उतार और चढ़ाव जीवन में उसके थे, उसके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव थे। इस दृष्टि से आप देखें तो दे हैव हैड मैनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। उस दृष्टि से यहां पर क्या थे, क्या लगा के अभी हमने बताया बेटर वाले में कि नाउन की पहचान मुझे क्या थे, अप्स उतार यानी चढ़ाव, और डाउन्स माने उतार। तो यहां पर ये नाउन की भूमिका में आ गया। किस भूमिका में आ गया, नाउन की भूमिका। दे हैव हैड मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। जब आपने ये देखा कि इसमें पांचों उदाहरण में जब डाउन वर्ब के को मॉडिफाई किया तो एडवर्ब, इसमें फ्रेजल वर्ब के उसमें वर्ब के बाद इसका प्रयोग हुआ, लेकिन इसका संबंध स्टेयर से, संबंध मतलब प्रीपोजिशन। और इसमें कौन वाली ट्रेन, बोले जाने वाली ट्रेन। कब, अप माने इधर को आने वाली, डाउन माने जाने वाली ट्रेन। तो ये एडजेक्टिव की भूमिका। और वर्ब के प्रारंभ में आया फर्स्ट फॉर्म में, तो जाहिर है कि ये इंपरेटिव मूड की वर्ब बन गई। और इंपरेटिव सेंटेंस में डाउन विद द इनजस्टिस, यानी अन्याय से के कारण उसका पतन हो गया। और दे हैव हैड मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, जीवन में उसने चढ़ाव और उतार उसके जीवन में कई थे। तो इस वाक्य में ये क्या थे, यानी क्या का मतलब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ गया। और जाहिर सी बात है कि इसका अर्थ हो गया कि स्थितियों के बारे में कह रहा है, इसलिए ये नाउन हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग आइए एक शब्द और देखते हैं, इसको क्लीन कर दें। अब आप देखिए कि एक शब्द होता है, जैसे बहुत से शब्द आते हैं, तो उन शब्दों में हम लोग प्रायः गलती कर देते हैं। द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जैसे एक शब्द हम लोगों ने देखा, आइए इसके आगे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहां पर शब्द हमने ले लिया एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट का अर्थ वैसे आप प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग पहले कर चुके हैं, लेकिन आज यहाँ अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको रूप को, इसके फॉर्मेशन को देखेंगे, रोल को देखेंगे। जैसे हमने कहा, मान लीजिए कि इफ वी एक्सेप्ट, इफ वी एक्सेप्ट मोहन। अगर हम अब यहां एक्सेप्ट ध्यान से देखिए, तो ऑल आर टू बी ब्लेम्ड, ऑल आर टू बी ब्लेम्ड। बहुत ही सावधानी से इस वाक्य को देखें, ऑल आर टू बी ब्लेम्ड, इसको अंडरलाइन कर दें। अब इस सेंटेंस में पहले देख लें, अगर हम मोहन को छोड़ देते हैं,
यहां वर्ब के रूल में यानी मोहन को एक्सक्लूड कर देते हैं। कई एंगल से देखिए, सब्जेक्ट के बाद आया और सब्जेक्ट के बाद आया और उसके बाद आप जो इधर आ रहा तो बीच में वर्ब की ही भूमिका होगी, ये निश्चित है। और वर्ब की भूमिका में यहाँ पे एक्सक्लूड के अर्थ में आया, यहाँ प्रीपोजिशन के अर्थ में नहीं है। अगर हम मोहन को छोड़ देते तो सभी आरोपित होते हैं, यानी सब पर आरोप लग रहा मोहन को छोड़। तो इफ वी एक्सेप्ट मोहन, अगर हम कह देते वी ऐसे मोहन के सिवाय इसी को कह देते कि ऑल आर टू बी ब्लेम्ड एक्सेप्ट मोहन, तो ये फ्लिप हो जाता है। लेकिन यहाँ हमने कंडीशन सेंटेंस में बना के रखा परमिशन कि इफ वी एक्सेप्ट मोहन ऑल आर टू बी ब्लेम्ड। इसका मतलब अगर हम मोहन को निकाल देते, बाहर कर देते हैं सूची से, तो और सभी ऑल आर टू बी ब्लेम्ड, तो सभी और आरोपित होते हैं। तो यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम या एक्सक्लूड के अर्थ में वर्ब की भूमिका में इसका प्रयोग हुआ। अब जैसे आइए दूसरा सेंटेंस देते हैं। जैसे हमने कहा ऑल आर पास्ड एक्सेप्ट मोहन। अब इसमें देखिए संबंध बताने लगा, सभी पास हो गए हैं सिवाय मोहन के। अब इस वाक्य में मोहन को छोड़कर सब पास हो गए, तो यहां जो भूमिका है एक्सेप्ट की वो मोहन के साथ जुड़ी हुई है। इसकी इंटीमेसी की मोहन को छोड़कर सब। अब इसमें क्या था कि यदि हम मोहन को छोड़ देते हैं, बाहर कर देते हैं लिस्ट से, इसमें है मोहन के सिवाय सभी पास हो गए, तो ये संबंध मोहन से ही बहुत ही क्लोजली कनेक्ट है। तो यहां पर ये प्रेप की भूमिका में आ गया। किस भूमिका में आ गया? प्रेप की भूमिका में। अब तीसरा वाक्य देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि I didn't say nothing, I didn't say nothing। ध्यान से देखें, I didn't say nothing except that you are unwell। अब इस वाक्य में देखिए ध्यान से, एक्सेप्ट दैट यू आर अनवेल वाला वाक्य, इस वाक्य में एक्सेप्ट का प्रयोग किस रूप में हो रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कि तुम अस्वस्थ हो, तुम ठीक नहीं हो। अब यहां पर एक पार्ट वाक्य का ये हुआ, मैंने कुछ नहीं कहा, फिर एक्सेप्ट आया, फिर दैट से नाउन क्लॉज। तो जब हम टू कनेक्ट फ्रेज और सेंटेंस जो भी शब्द यूज करते हैं, तो ध्यान दीजिए कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग होता है, संयोजन का काम हो रहा है, जोड़ने का काम हो रहा है कि तुम अस्वस्थ हो, ये नाउन क्लॉज हो गया। तो एक्सेप्ट के बाद दैट का जो प्रयोग आया, इससे ये सिद्ध हो गया कि यहाँ एक्सेप्ट कंजंक्शन की भूमिका में। किस भूमिका में है? क्योंकि वाक्य को कनेक्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से आज आपने 3 शब्दों का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स को देखा कि जो फंक्शन ऑफ द वर्ड्स है वो अलग अलग हो रहा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम और शब्द को डालेंगे, अलग अलग वर्ड्स को। और ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, particularly in TGT, PGT and other so many examinations. These types of questions must be asked. So be aware and be attentive while you attempt this type of question. Through hard practice, it can be improved. Thank you very much.